हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल दया जय शॉर्ट क्लासेज। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आवर्त की गणना कैसे करें, वर्ग की गणना कैसे करें, तथा इस वीडियो में हम गणना करने वाले हैं जेड इफेक्टिव की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, आवर्ती गणना हम सबसे पहले कर रहे हैं। आवर्ती गणना का मतलब क्या है कि आवर्ती गणना से हम यह पता लगा सकते हैं कि जो अपना जो तत्व है वो ईसावर्त में है, ईसावर्त में है, ईसावर्त में है, ईसावर्त में है, या फिर इनमें से कौन से आवर्त में है। यानी कि हम आवर्ती गणना से ये पता लगा लेंगे कि हमें कोई भी तत्व दिया है, मान लो, तो वो तत्व इनमें से कौन सी आवर्त में आता है। जो जनरली आपको ये तो पता होता है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है, लेकिन जो है आप ये नहीं बता पाते कि वह तत्व कौन से आवर्त हैं। तो दोस्तों, चलिए हम पता लगाते हैं कि तत्व की आवर्ती गणना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आवर्ती गणना करनी है तो आपको कोई भी परमाणु दिया हुआ होता है, आपको कोई भी परमाणु जो दिया हुआ होता है उसका आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिख लेंगे तो उसमें जो एन है, एन क्या होती है, अपनी मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो एन का अधिकतम मान है, एन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, उसके आवर्त संख्या। फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे सोडियम परमाणु की। अब सोडियम परमाणुओं को, जो सोडियम परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको लिखना आता होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि सोडियम परमाणु जो है उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 11, यानी कि उसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जो एन है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। इनका अधिकतम मान क्या है, तो इनका अधिकतम मान है 3। तो यदि एन का अधिकतम मान 3 है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ जो सोडियम जो है वो तीसरे आवर्त से है। और यदि दूसरा एग्जाम्पल मैं ले, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसका लें, फास्फोरस का। चलो फास्फोरस का ले लेते हैं। फास्फोरस जो है उसका जेड कितना होता है, 15। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। एन का अधिकतम मान कितना है, एन का अधिकतम मान है 3। तो ये कौन से आवर्त से हो गया, तीसरे आवर्त से। तो दोस्तों, आप इस प्रकार किसी भी जो परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आप उसकी आवर्ती गणना कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वर्ग की गणना। वर्ग की गणना कि आपको वर्ग जो है वो कौन से वर्ग में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये होते हैं अपने वर्ग। ये जो है ये नहीं क्या होते हैं, वर्ग। तो यदि आपको कोई भी परमाणु दिया हो तो उसके लिए आप वर्ग की गणना जो है वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे हमने पहले वीडियो में बात किया था कि सोडियम है, तो सोडियम देख लो, आप यहीं पे देख लो, सोडियम तीसरे आवर्त से है, फास्फोरस भी यहाँ पे तीसरे आवर्त से है ना। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो अपना वर्ग जो है उसका निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ग के निर्धारण के लिए हम बात करते हैं पहले ब्लॉक का निर्धारण। ब्लॉक का निर्धारण। तो जो ब्लॉक के निर्धारण है उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि वह कौन से वर्ग से है। अब ये ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, हमें जो आवर्त सारणी है उसमें 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो चलिए मैं आपको आवर्त सारणी में भी दिखा देता हूँ ये जो ब्लॉक है ये कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपना पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, ये कौन से होते हैं, अपने एस ब्लॉक के। इन दोनों को
एस ब्लॉक, ये जितने भी तत्व हैं उनको एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और ये जो यहाँ पे जो 3 लिख रहा है, यहाँ से जो यहाँ पे जो 12 लिख रहा है, यहाँ तक ये तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और जब अपने ये तत्व होते हैं बच गए, ये कौन से होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। और जो नीचे दो दो सारणियाँ बनी हुई है ये होती हैं एफ ब्लॉक तत्व की। तो समझ गए दोस्तों ब्लॉक क्या होते हैं। तो दोस्तों वृक्क के निर्धारण के साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि जो परमाणु है वो कौन से ब्लॉक से है, जो परमाणु है वो कौन से ब्लॉक से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो दोस्तों एस ब्लॉक का निर्धारण है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि यदि आप किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, आप किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लिखते हो, तो उसमें जो एन का अधिकतम मान है, वो उसको क्या होता है? संयोजी कोष। और जो एन है उससे जो पहले वाला कोष होता है उसको हम बोलते हैं अति संयोजी कोष। अति संयोजी कोष, सॉरी दोस्तों, इसको कहते हैं अंतः संयोजी कोष। और इससे जो बाद वाला आता है इसको कहते हैं हम अति अंतः संयोजी कोष। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं एस ब्लॉक के निर्धारण की। तो दोस्तों यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है किसी परमाणु का, आपको कोई भी जो है परमाणु यदि आपको दिया हुआ है और उस परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको उसको लिखना चाहिए, तो आप सबसे पहले उसका क्या काम करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो n है, n कौन सा? अधिकतम मान वाला जो n है, या फिर हम अब से इसको कहेंगे संयोजी कोष कि जो अपने जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी कोष में उपस्थित होनी चाहिए। और वो संयोजी कोष कौन सा हो? एस कोष वाला। कुछ समझे नहीं क्या? यानी कि जैसे सोडियम में ले लेते हैं हम, सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे n का अधिकतम मान क्या है? 3। और यदि ये 3 जो है वो एस उपकोष के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम कह देंगे भैया ये एस ब्लॉक का तत्व है। तो आप इसकी परिभाषा जो सिंपल ये लिख लेना कि एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी कोष में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी कोष में, ये वाला जो है संयोजी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में उपस्थित हो, तो उसको क्या कह देंगे हम? एस ब्लॉक तत्व। और अब हम इसके लिए बात कर लेते हैं वृक्क की। यदि आपको पता चल जाए कि वो एस ब्लॉक का तत्व है, तो उसका सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? NS1 से 2। यानी कि जो यहाँ पे जो है वो कुछ N टाइप का आएगा और इसके ऊपर जो है वो या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप उसे पता लगा सकते हो कि एस ब्लॉक का तत्व है। और यदि मैं कह दूँ एस, यहाँ पे एस के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये पहला वर्ग हो जाएगा। एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये दूसरा वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग की गणना भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसका संयोजी जो कोष है, उसका जो अंतिम संयोजी कोष है, उसमें आपको देखना है कि जो एस उपकोष में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि एस उपकोष में आ रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व है। और एस उपकोष में आने के बाद आपको देखना है कि उस कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वर्ग का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वर्ग का होगा। तो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व की। पी ब्लॉक की गणना कैसे करते हैं? तो दोस्तों यदि आपने एस ब्लॉक ध्यान से पढ़ा है तो पी ब्लॉक को समझने में आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। तो पी ब्लॉक की सामान्य परिभाषा पहले आप लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन। यानी आपको वही काम करना है, आपको एस की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और
इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखने के बाद वही आपको जो अंतिम जो संयोजी कोष है, अंतिम जो संयोजी कोष है, उसमें आपको देखना है कि वो जो परमाणु जो है वो अब की बार जो है वो पी उप कोष में उपस्थित होनी चाहिए। यदि वो पी उप कोष में उपस्थित है तो वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे। यानी कि यदि आपने संयोजी जैसे आपने कुछ भी लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 किसका होता है? अपना नियॉन का। तो नियॉन तो पी ब्लॉक का तत्व हमें पता भी है और यहाँ से हम देख भी सकते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में वो पी ब्लॉक में उपस्थित है। तो इस प्रकार हम पी ब्लॉक की गणना भी कर सकते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में गणना सेम होएगी। बस आपको देखना कि जो अंतिम जो संयोजी कोष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में होनी चाहिए, पी उपकोष में होनी चाहिए, तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। इसका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 NP126, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आ तो सकते हैं, लेकिन पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? 13वें वृत्त से। यदि n की वैल्यू 1 हो, यदि यहाँ पे n की वैल्यू सॉरी दोस्तों p के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उसकी वैल्यू 1 हो तो 13वें वृत्त से स्टार्ट होता है, तो 12 + 1 वो 13वें वृत्त का होगा। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 हो तो 12 + 2 वो 14वें वृत्त का होगा। यदि ये यहाँ पे 3 हो तो 12 + 3 15वें वृत्त का होगा। तो इस प्रकार आप 6 इलेक्ट्रॉन है तो P6 12 + 6 = 18वां वृत्त। तो इस प्रकार आप 18वें वृत्त की गणना कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया पहले और दूसरे वृत्त की गणना कैसे कर सकते हो। आप जो 13वें वृत्त से 18वें वृत्त की गणना कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं अब डी ब्लॉक के तत्व की। अब दोस्तों डी ब्लॉक के जो तत्व है, डी ब्लॉक के जो तत्व है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसमें ध्यान क्या रखना होगा, आपको जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक के तत्व, चलो मैं लिख ही देता हूँ। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतः संयोजी कोष या फिर मैं इसको कहूँ n-1वां कोष के डी उपकोष में उपस्थित हो। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उस परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको लिखना है, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है कि जो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि n का अधिकतम मान कितना है। अब n का जो अधिकतम मान है आपको उससे पहले वाला मान यानी कि n-1 में मान में आना है। और यदि n-1 में मान में यदि आपको d मिलता है, डी उपकोष मिलता है, तो आप कन्फर्मली कह देना कि ये कौन से ब्लॉक से है, डी ब्लॉक से है। और इसका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? n-1 इंटू डी। अब डी ब्लॉक जो आपका डी उपकोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम? 1 से 10 और ns 1 से 2। यहाँ पे जो n है वो अधिकतम मान होगा और आपको देखना उससे पहले वाला n-1वां। तो वृत्त की संख्या भी आप बता सकते हो। तो डी ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक का स्टार्ट होता है तीसरे वृत्त से। तो जो आप जो है उसमें वृत्त की संख्या बता सकते हो ns + n-1 इंटू डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि ns में कितने इलेक्ट्रॉन है और n-1 इंटू डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, से आप बता सकते हो उसके वृत्त की संख्या। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्केडियम का। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। अब आप गणना करो n के अधिकतम मान की।
n का अधिकतम मान है 4। अब n का अधिकतम मान यदि 4 है तो आपको आना है n-1 में, यानी कि 3 में। अब 3 में आपको देखना है कि ड्यूब कोस है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा ड्यूब कोस है, तो हम कह देंगे ये डी ब्लॉक का तत्व है। अब वृत्त का निर्धारण करें कौन से वृत्त से है। तो वृत्त के लिए मैंने बताया था NS + n-1 इंटू डी में इलेक्ट्रॉन। NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। n-1 इंटू डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो कौन से वृत्त से हो गया? तीसरे वृत्त से। तो चलिए हम बात करते हैं हम F ब्लॉक की। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, इसमें अब की बार होगा कि जो पहले आपने डी ब्लॉक के लिए क्या देखा था, n-1वां कोस। अब आपको इसमें देखना है n-2वां कोस, यानी कि सबसे पहले आपको n का अधिकतम मान देखना है। n का अधिकतम मान देखने के बाद आपको देखना है कि जो n-2 है उसमें f उपकोष आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि n-2 में f उपकोष आ रहा है, f उपकोष यदि आ रहा है तो हम कह देंगे वो F ब्लॉक का तत्व है। और दोस्तों इसके लिए वृत्त का निर्धारण करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसका वृत्त एक ही होता है 3, क्योंकि जो ये जो है वो 2 सारणियाँ जो नीचे बनी रहती है वही होती है अपनी S ब्लॉक की तत्व वही होते हैं। और वे तत्व कौन से वृत्त में रहते हैं? तीसरे वृत्त में। तो आप लिख लेना S ब्लॉक के लिए वृत्त संख्या हमेशा कौन सी रहेगी? 3। इसका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा? n-2 F 1 to 14 n-1 इंटू डी 0 to 10 और NS2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अंदर 3 तत्व होते हैं। प्रतिनिधि तत्व, दूसरे तत्व होते हैं इसमें संक्रमण तत्व, और तीसरे तत्व इसमें होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो दोस्तों प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं? प्रतिनिधि तत्व वे तत्व होते हैं, या फिर प्रतिनिधि तत्व में वे तत्व आते हैं S और जो P ब्लॉक है, S और P ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी प्रतिनिधि तत्वों में आएंगे, लेकिन अक्रिय गैसों को छोड़ के, अक्रिय गैस को छोड़कर। और इसमें 3 जो है वो तत्व और आएंगे वो डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक के 3 तत्व कौन से हैं? Zn, कैडमियम और अपना Hg। तो प्रतिनिधि तत्व में S और P ब्लॉक के जितने तत्व हैं वो सारे तत्व अक्रिय गैसों को छोड़कर, और Zn, कैडमियम और Hg। दूसरे हम संक्रमण तत्व की बात कर लेते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जिनके n-1 इंटू डी जो है वो आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब है इसमें न तो 0 होना चाहिए, न इसमें पूरा 10 होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 9 तक भरे हुए होने चाहिए। इसलिए डी ब्लॉक के वे सारे तत्व जो जिनमें 1 से 9 तक जो है वो भरे रहते हैं वो क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। इसलिए तो जिंक, कैडमियम जो Hg है उनको हमने प्रतिनिधि तत्व में ले लिया। और संक्रमण तत्व F ब्लॉक के जितने भी तत्व वो क्या होंगे? अपने आंतरिक संक्रमण तत्व। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब जेड इफेक्टिव की गणना। तो दोस्तों हमें भी बात करें जेड इफेक्टिव की, यानी परिरक्षण प्रभावी में प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसको बोलते हैं हम जेड इफेक्टिव। इसकी हम चर्चा पूरी करेंगे अभी। तो होता क्या है, देखो मेरे पास कोई नाभिक है, उस नाभिक और यहाँ पे जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आसपास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इन सब पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो यदि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, यानी कि ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और जो नाभिक है इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नाभिक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज।
तो ये दोनों तो भैया एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इन दोनों को तो काम होगा एक दूसरे को आकर्षित करने का, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक दूसरे को भगाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसे बताओ, यदि जेड ने कोई बल लगाया, इसके ऊपर आकर्षण का बल लगाया, एफ ऑफ एट्रैक्शन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जबकि एफ ऑफ रिपल्सन किसने लगाया, अदर इलेक्ट्रॉन ने, वो एफ ऑफ रिपल्सन कितना था, एफ ऑफ रिपल्सन था, तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा एफ ऑफ एट्रैक्शन माइनस एफ ऑफ रिपल्सन। तो नेट फोर्स अब क्या होगा, एफ ऑफ एट्रैक्शन एफ ऑफ रिपल्सन। तो ये जो अपना नाभिक है वो उसको अपने जो नाभिक के पास कोई ताकत थी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन नाभिक के पास कोई ताकत थी जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन बीच में और इलेक्ट्रॉन आने से जितनी ताकत से खींच पा रहा था उतनी ताकत से उसको नहीं खींच पाएगा। तो ये जो एफ नेट बच गई इसको क्या कहते हैं हम, जेड इफेक्टिव। और जो एफ ऑफ रिपल्सन है इसको क्या कहते हैं हम, परिरक्षण प्रभाव। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इसका परिरक्षण कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो जितनी आसानी से वो उसकी तरफ आ पा रहा था, नाभिक की तरफ जितनी आसानी से आ रहा था उतनी आसानी से नहीं आ पाया। तो हम यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि एक जो बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज है, ये तो जरूरी है ही ना, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बाह्यतम कोष में, बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार के विपरीत बल अनुभव करता है। कौन कौन से बल, आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण बल। नाभिक द्वारा एक तो आकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे हम बात कर ले, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा अपना जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि इसके ऊपर प्रभाव कितने का पड़ रहा है, नेट, जो नेट जो बच गया वो प्रभावी, और सिग्मा क्या है ना, परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ पे परिभाषा जो आप लिख सकते हो, आंतरिक कोश में बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने के कारण जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या, जिस इलेक्ट्रॉन पर हम गणना करें हैं यह है टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर या फिर हम के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे नाभिक पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती है। तो नाभिक पर जो आकर्षण का बल लग रहा था, नाभिक जो है उसमें जो आकर्षण का बल लगा रहा था उसमें कमी आ जाएगी, और इसी प्रभाव को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ सिग्मा। ऑर्डर ऑफ सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जो है इसको हमने शॉर्ट में सिग्मा बोल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि जो प्रतिकर्षण का बल है वो वे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जो नाभिक और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के मध्य हो, यानी कि जो उनके मध्य वही तो लगाएंगे ना। तो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सिग्मा, यानी कि जो अपना एस उपकोष है, अपना जो पी है, जो डी उपकोष है और जो एफ उपकोष है, इनमें जो है वो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है इनमें, मतलब कि किस में सिग्मा ज़्यादा होता है किस में सिग्मा कम होता है, इसी का नाम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो एस जो है उसमें सबसे ज़्यादा सिग्मा होता है, सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित जो है वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा दूर जो है वो कौन भगाएगा, अपना एस, उसके बाद में कौन भगाएगा पी, उसके बाद में डी और जो एफ, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो एफ जो है वो सबसे कम प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि यदि एफ वाला केस है तो जो नाभिक है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसका रीज़न क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पे। इसका रीज़न है कि भैया जो एस अपना कक्षक होता है, जो अपना एस उपकोष होता है वह एक तो गोलाकार होता है, दूसरी उसकी कोई दिशा भी नहीं होती, यानी कि वो अदिशात्मक होता है, और तीसरा वो कम फैला रहता है, कम फैला रहता है।
ये सारी कंडीशन होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है खूब ज़्यादा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि खूब ज़्यादा है, यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है खूब ज़्यादा है, तो वो जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस पर हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, उस पर जो प्रतिकर्षण है वो ज़्यादा लगाएगा। तो यही रीज़न है कि जो एच है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जबकि जो एफ कक्षक होता है अपना, जो अपना एफ कोष होता है, उसमें कितनी पालियाँ होती है? 6, यानी वो 6 पालियों में बटा रहता है। तो 6 पालियों में यदि वो बटा रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूर दूर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहने के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कम, जिससे वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। इसलिए जो इसका जो है प्रतिकर्षण जो है वो वेरी पुअर होगा, वेरी पुअर। इसका हम पुअर कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग थोड़ा कह सकते हैं, और इसको वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है दोस्तों, जान लिया आपने कि जो एस उपकोष होता है अपना, पी उपकोष होता है और डी उपकोष होता है, और जो एफ उपकोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, तो अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्टर के नियम के द्वारा सिग्मा की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आयनिक त्रिज्या है उसकी गणना हम अगले वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।